हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ EduX डिजिटल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट में हम लोग करंट अफेयर्स डील कर रहे हैं फ्रॉम जुलाई 2025 टू जब तक कि अपना एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने पहला लेक्चर जुलाई का कंप्लीट कर लिया था और मैं आप लोगों को ये अश्योर करता हूं कि 4 to 5 लेक्चर्स में अपना पूरा जुलाई का करंट अफेयर्स हम लोग टैकल कर लेंगे। ओके, तो पहला लेक्चर आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर की तरफ। थैंक यू। चलिए, अभी तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी जी ने एक फेस्टिवल को अटेंड किया है जिसका नाम था तिरुवतरई आदि तिरुवतरई फेस्टिवल। ठीक है, जो कि कब था तो 27 ऑफ जुलाई 2025 में। और ये क्यों मनाया गया था तो राजेंद्र चोल के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। ओके, अब राजेंद्र चोल मींस विच डायनेस्टी तो चोला डायनेस्टी। चोलास के बारे में तो हम लोग जानते हैं, टाइमिंग आप लोग 9th सेंचुरी कर सकते हो। अब देखो चोलास के बारे में जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोग के जहन में एक बात आती है, क्या क्या याद आता है चोलास के बारे में कि हाँ भाई उनका जो नेवल सिस्टम था या फिर जो नेवी थी वो बहुत ही क्या थी, एडवांस थी और डिसेंट्रलाइजेशन पे इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर दिया था। ठीक है, अब इन्हीं राजेंद्र चोल की 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी थी जिसपे पीएम मोदी ने उसको अटेंड करा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पे मना था तो तमिलनाडु में। अब देखो तमिलनाडु में फेस्टिवल कहां मना था तो गंगईकोंडा चोलपुरम, ये जो था वो कैपिटल था, कैपिटल ऑफ राजेंद्र चोल। ठीक है, और इन्होंने इसी जगह पे एक मंदिर भी बनाया था। किस जगह पे तो अपने कैपिटल पे। ठीक है, अब देखो ये फेस्टिवल मार्क करता है, क्या मार्क करता है तो 1000वां बर्थ एनिवर्सरी किसका तो राजेंद्र चोल का और उनका सी एक्सपेडिशन। ठीक है, अब देखो साउथ ईस्ट एशिया में इनके जितने भी सी एक्सपेडिशन होंगे, अब साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या हो सकते हैं तो कुछ बता सकते हो तुम लोग। जैसे कि अपना श्रीलंका में इन्होंने इन्वेट किया था, श्रीलंका के बाद हम लोग बोल सकते हैं मालदीव्स में किया था, और थोड़ा उधर जाए तो थाईलैंड में किया था। मतलब ये सब मेजर जगह थे जहां पे इनका एक्सपेडिशन हुआ था। ठीक है, अब देखो यही जो टेंपल के बारे में मैंने पहले बताया था वो किसने बनाया था तो राजेंद्र चोल ने। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तब तक आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको क्या किया गया है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज मतलब हम लोग कहते हैं विश्व धरोहर। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर के लिस्ट में इसको क्या किया गया है तो ऐड किया गया है। ये कौन से नंबर पे है तो 42nd है, मतलब टोटल यूनेस्को का नहीं, इंडिया का ये 44th है। ओके, ये 44th है इंडिया में। ठीक है, कौन कौन है क्या क्या है कब ऐड हुआ है वो भी अगर आता है तो मैं बताता हूं। ठीक है,
अब देखो लास्ट का रिसेंट का जो 4-5 ऐड हुआ होगा लेटेस्ट, वो अपने एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई यूनेस्को क्या कर रहा है लिस्ट में, अगर कोई लिस्ट में रहे या ना रहे क्या ही फर्क पड़ता है। अब कोई भी लिस्ट बना के कुछ भी मंदिर को डालते जाओ, कुछ भी करते जाओ, उससे कुछ तो फायदा होना चाहिए हम लोग को। सो अब देखिए यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उनमें ये फिगर आउट करते हैं और जो ये लिस्ट में है उनको वो कंजर्व करते हैं। क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्लस इसमें अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं इनके रिपेयरिंग में, टूरिज्म को एडवांस करने के लिए। तो ये काम होता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के बाद, ठीक है। तो जो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, जिसको हिंदी में हम लोग मराठा सैन्य परिदृश्य कहते हैं, वो इंडिया का 44th है। क्या है? इंडिया का 44th है। और इसी के ऐड हो जाने के बाद जो इंडिया का जो रैंक है वो 6th हो जाता है ग्लोबली। अब 6th किसमें? देखो 6th इसका हो जाता है और पूरे वर्ल्ड में 6th, और सेकंड कहां पे? तो एशिया पैसिफिक रीजन जो है अपना मैप में, एशिया पैसिफिक का जो रीजन है उस रीजन में क्या हो जाता है? इसका स्थान दूसरा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जैसा कि बताया था कि लास्ट का जो 2-4 होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे 41st, 42nd, 43rd, ठीक है, और 44th जो ये अभी ऐड हुआ है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी में हम लोग नहीं, यूनेस्को ऐड करती है। अगर कुछ कल्चरल प्लेस है तो उसके कैटेगरी पे, कुछ नेचुरल साइट है उसके में, और जो दोनों का मिक्सअप है वो इसमें। तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है जो कि कहां पे है? तो सिक्किम में है, वो आती है मिक्स्ड साइट में। देखो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं ना तो 36, 7 एंड 1, इसको अगर ऐड करेंगे तो खुद ब खुद ये 44 टोटल साइट्स ये हो जाएंगी, ओके, ठीक है। तो 44 यूनेस्को साइट जो कि इंडिया में है, उसमें से कल्चरल प्लेस पूछे कितना है तो 36 है, जो नेचुरल साइट होगा वो कितना है तो 7 है, और जो मिक्स्ड साइट होगा वो कितना है? 1 है, ठीक है। और ये जरूर याद रखना कि 41st में क्या था? तो शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है उसको ऐड किया गया था। फिर 42nd में क्या? जो पवित्र सिमेट्री है होयसल एम्पायर की, उसको ऐड किया गया था। और 43rd में क्या है? जो ब्यूरियल सिस्टम था किसका? होम डायनेस्टी का था, उसको ऐड किया गया है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इससे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 44th ऐड होने के बाद 44th यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में क्या था? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा सैन्य परिदृश्य। अच्छे से एक बार फिर से लिख देता हूं उसको इरेज करके। मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है। तो ये मराठा सैन्य परिदृश्य, इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में ये जब ऐड हुआ तो ऐड होने के बाद इंडिया ग्लोबली 6th रैंक पे है, और एशिया पैसिफिक रीजन में ये कौन से रैंक पे आ गया है? तो 2nd रैंक पे आ गया है, ओके। अब हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आगे फॉरवर्ड करने से पहले हम लोग अगर इस टॉपिक में आ ही चुके हैं तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप था क्या, होता क्या है, ओके। तो देखिए व्हाट इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है। अब देखो जब भी ये वर्ड आएगा कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप क्या होता है, तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग को पता चलेगा, स्ट्रक्चर, सिस्टम और स्ट्रेटेजी, और या फिर उसका जो ज्योग्राफिकल पैटर्न है किसका? तो मिलिट्री सिस्टम का, ठीक है। तो मराठा एम्पायर का जो मिलिट्री पावर था उसका ये क्या बताएगा? तो स्ट्रक्चर बताएगा, सिस्टम बताएगा, स्ट्रेटेजी बताएगा और ज्योग्राफिकल पैटर्न बताएगा, ओके। अब हम लोग आगे मूव करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो पहला, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था?
ठीक है, मतलब कि पेशवास का क्या रोल था, सेनापति कौन थे, पंत प्रतिनिधि कौन थे, ये सब होगा। इन्फेंट्री क्या होता है, कैवेलरी क्या होता है, नेवी क्या होता है, और किलों का क्या रोल था। ठीक है, जैसा कि आप सुने होंगे कि गुरिल्ला वॉरफेयर मराठों के टाइम पे बहुत फेमस था, मतलब छुप के पीछे से वॉर कर देगा। और ये कौन यूज किया था मैक्सिमम टाइम, मतलब स्टार्टिंग शिवाजी महाराज के टाइम में बहुत प्रोमिनेंट था। ओके, तो ये सब था। फिर आते हैं हम लोग फोर्ट सिस्टम पे। ठीक है, फोर्ट सिस्टम में जैसे कि रायगढ़ का किला, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ और कोस्टल पोर्ट था। देखो, दो टाइप का पोर्ट होता है, फोर्ट नहीं, जो फोर्ट है वो दो टाइप का, एक कोस्टल और एक हिल वाला। ठीक है, दो टाइप का सॉरी बार बार पोर्ट निकल रहा है, दो टाइप का फोर्ट है, एक कोस्टल और एक हिल वाला। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो कौन सा हिल वाला फोर्ट है, तो रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंहगढ़। और कोस्टल में क्या आ जाएगा, तो सिंधुदुर्ग, ये सब आ जाएगा। अब इसमें अपने जहन में क्वेश्चन आएगी कि हाउ फोर्ट्स एक्टेड एज अ मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द डिफेंसिव सिस्टम। कैसे ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, कैसे ये मिलिट्री का सिस्टम था, कैसे ये डिफेंस का सिस्टम था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट है जो भी ये उसी का वर्ल्ड हेरिटेज है। अब देखो, ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1670 में स्टार्ट हुआ था। किसके रेन में, किसके कार्यकाल में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के। ठीक है, अब देखिए फोर्ट जो है वो 12 फोर्ट इंक्लूड हुए हैं, और एक और था, हाँ ठीक है, इसमें से 12 जो फोर्ट है वो टोटल महाराष्ट्र के नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए, जिसमें से 11 जो फोर्ट है वो कहां के हैं, महाराष्ट्र के हैं, और एक है जो तमिलनाडु के हैं, जिसको जिंजी फोर्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं आगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी हम लोग यूनेस्को का ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हम लोग अब इंडिया का देख लिए कि इंडिया का मराठा सैन्य परिदृश्य ऐड हुआ। अब केवल ऐसा थोड़ा है कि एक ही को ऐड हुआ है। अब देखिए, कंबोडियन जेनोसाइड का जो साइट था, कंबोडिया में जेनोसाइड हुआ था, मतलब कि क्या। ठीक है, अब देखो 11 जुलाई 2025 में यूनेस्को ने ऐड किया है 3 कंबोडियन जेनोसाइड के साइट्स को। ठीक है, जहां पे मतलब लार्ज मात्रा में, ज्यादा संख्या में मारा गया हो, किलिंग्स हुई हो। ठीक है, तो पहला है अपना, दूसरा M3 प्रिजन, और तीसरा है शियोंग। ठीक है, यहीं पे मास कैपिटल हुआ था, मास कैपिटल कह रहे हैं, मास किलिंग हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और S21, ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। S21 यहाँ पे 15,000 पीपल को टॉर्चर करके मार दिया गया था। और ये जो प्रिजन है, ये पहले एक स्कूल था। ठीक है, नहीं, ये S21 पहले एक स्कूल था, जिसको आगे क्या जाके एक प्रिजन में हम लोग नहीं, उन्होंने कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके, ये लार्ज टॉपिक नहीं है, लेकिन जुलाई की ये अहम इवेंट है, जिसको मैंने एक ही पीपीटी पे करा है। ठीक है, तो इस पीपीटी पे बहुत सारे जुलाई के इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो हमने एक एक पॉइंट वाइज लिखा है, तो इसको भी हम लोग डील कर लेते हैं।
अब देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक एनालिटिकल फर्म है, ठीक है, जिन्होंने अपना एनालिसिस के आधार पे ये बताया है कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, देखिए जो पीएम मोदी हैं वो इमर्ज किए हैं कैसे, तो पूरे वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर, ठीक है, जिसमें से 75% लोग ये मानते हैं कि ये बात सही है। ठीक है, और ये फर्म का नाम क्या है, तो मॉर्निंग कंसल्ट फर्म करके नाम है। ठीक है, तो अपने मोदी जी सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक लीडर्स में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो कौन है, तो अपने मोदी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने, ये हो गया, नेक्स्ट आते हैं अपने उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये देखिए अब एआई हर जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, अपने बोर्ड में भी एआई है। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स है एआई का जो हम लोग जानते भी नहीं है, वो भी इस बोर्ड में हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम चीज एआई के थ्रू मेंबर्स ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जितने भी एमएलएस होंगे, कहां के, तो यूपी के जितने एमएलएस होंगे उनको एआई बेसिस पे, एआई के थ्रू उनको क्या किया जाएगा, तो ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनता है जिसने अपने एमएलएस के लिए एआई बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। अब देखिए महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक बहुत ही बड़े स्टील प्लांट का इनॉग्रेशन किया, मतलब फाउंडेशन स्टोन उस पे डाला है। ठीक है, पूछ सकता है कि कितना मिलियन टन पर एनम वाला है, तो 4.5 मिलियन टन। ठीक है, और ये कहां डाला है, तो विदर्भ रीजन में। ठीक है, महाराष्ट्र, अभी आप लोग सुने ही होंगे कि विदर्भ को एक अलग राज्य का दर्जा मांगने के लिए, वो सब टॉपिक्स को हम लोग साइड रखते हैं। ठीक है, विदर्भ वाले रीजन का ये पहला है क्या, तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, और ये कहां है, तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहां पे है, तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब देखिए ये है, इसके बाद वाला पॉइंट बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, आईआईटी नहीं आईआईसीटी, इसको बोलते हैं रचनात्मक प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसका एक कैंपस कहां है, पहला कैंपस कहां लगाया गया है, तो मुंबई में लगाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों आ सकता है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने बताया था कि जितना भी चीज पहली बार हो रहा है तो आपके एग्जाम के लिए भी तो वो नया होगा ना, तो दैट्स वाई जितना भी फर्स्ट है आपको उसको अपने जहन में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपको आप पटना में है, बीच में एक रिवर है और आपको हाजीपुर जाना है। ठीक है, और बीच में कोई पुल ना हो। ठीक है, आपको पटना से हाजीपुर जाना है, आपको पटना से हाजीपुर जाना है, लेकिन बीच में पुल ना हो। ठीक है, तो एक उसका सिस्टम आता है कि रोरो, क्या सिस्टम का नाम है, रोरो। आप अपने कार से ही क्या करिए कि यहाँ पे एक बोट टाइप का होगा, उस पे आके अपना कार को लोड कर दीजिए और इस साइड आके उतर जाइए। ठीक है, तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रोरो, रोल ऑन एंड रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन में मतलब मैक्सिमम चांस है कि बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, वो दो बोट्स का नाम, जो आदमी हिंट जो लगाता है ना, जो तुक्का लगाते हैं, वो तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पहले बोट का नाम है गंगोत्री
और दूसरे का नाम है द्वारका। ठीक है, अब देखिए, देखो ये जो मांडोवी रिवर है इसको लाइफ लाइन बोला जाता है गोवा का, लाइफ लाइन ऑफ गोवा। ये गोवा का ये रिवर लाइफ लाइन माना जाता है। ठीक है, और ये जो है रिबंदर चोरा रिबंदर रूट है वो सबसे बिजिएस्ट रूट है। तो इसी रूट पे 2 नए रोरो बोट्स को एम्प्लॉय किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? तो गोवा की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कोई भी पूछे कि उन बोट्स का क्या नाम है, तो सेकंड का नाम है द्वारका एंड फर्स्ट का नाम है गंगोत्री। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब देखिए इंडिया ने 3 लाख डोज भेजा है। किसका? तो वैक्सीन, 3 लाख डोज ऑफ वैक्सीन। किसका? मीजल्स, हिंदी में जिसको खसरा बोलते हैं, और रुबेला का। ठीक है, तो किसको? तो बोलिविया को सपोर्ट करने के लिए। बोलिविया जो है, कोई बता सकता है कहां है? इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अमेरिका में, ब्राजील के बगल में। ठीक है, ठीक है, यहां कहीं बोलिविया है। तो बोलिविया में आउटब्रेक हुआ है मीजल्स का और रुबेला का। तो उन लोगों की मदद करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रुबेला और खसरा, जिसको मीजल्स इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी 3 लाख डोजेस भेजी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। जो अपने होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक कोऑपरेटिव एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल जो कि जयपुर में हुआ है। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। फिर जो धर्मेंद्र प्रधान है वो एक किसी चीज का, आप अगर न्यूज से अगर आप वाकिफ होंगे तो आप बता सकते हैं पहले ही देखने से पहले कि किस चीज का इंडियन कैंपस स्टैब्लिश किया गया है। ओके, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया है इंडियन कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। अब देखो इसमें 2, यहां पे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी में इसका इंपॉर्टेंस आपको पता होगा। क्या होता है? 2 सेकंड का टाइम लेते हैं, आप फटाक से बताइए। यहां पे डबल टाइड आता है। डबल टाइड आता है यहां पे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन आवर ज्योग्राफी। ठीक है, डबल टाइड कैसा? तो हाई वाटर का टाइड 2 आता है और लो वाटर टाइड 2 आता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल टाइड। ठीक है, तो उसी का यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का
गुरुग्राम में हम लोगों ने इंडियन कैंपस ओपन किया है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो अपने जो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। अब देखिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट अपना इवेंट है वो है सुकन्या सोनोवाल। ये एक आईआईटी की स्टूडेंट रही हैं और इन्हें कॉमनवेल्थ ये क्या होता है? तो हाँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉमनवेल्थ है, कहा गया, ये जो कॉमनवेल्थ है, जितने भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी उन सबको मिला के हम लोग कॉमनवेल्थ बोलते हैं, ठीक है। आप लोग कॉमनवेल्थ गेम भी सुनते होंगे, जिसमें जितने भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वो सारे उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इंडिया भी कॉलोनी रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग ये देख लेते हैं। तो सुकन्या सोनोवाल को बनाया गया है, सेलेक्ट किया गया है कॉमनवेल्थ का यूथ पीस एम्बेसडर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना है इंडिया में जो कि आधार बेस्ड पीडीएस सिस्टम या फेस ऑथराइजेशन से पीडीएस सिस्टम को वो अपने यहाँ इनेबल किया है। मींस कि अब वो धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। जो मान लीजिए मेरे आधार कार्ड पे कोई और ले लिया या उसके आधार कार्ड पे कोई और ले लिया या कोई शॉपकीपर ज्यादा लेके और अपने रिटेल शॉप पे बेच रहा है, तो अब पीडीएस से कहां पे? हर जगह नहीं, हिमाचल प्रदेश में, और ये पहला ही है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उन्होंने फेस ऑथराइजेशन लगा दिया है। कहां पे? तो पीडीएस से अगर आप कुछ भी सामान लेते हैं तो उससे पहले आपको फेस ऑथराइजेशन कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु पहला स्टेट बना है। तमिलनाडु पहला स्टेट बना है जो कि एक प्रिडिक्टिव मॉडल लेके आया है। प्रिडिक्टिव का मतलब पूर्वानुमान, मतलब पहले ही पता हो जाए कि क्या बीमारी होने वाली है। इसी टाइप का कुछ हमने पिछले लेक्चर में भी डील किया था। अगर आप जागरूक हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सॉरी, पूर्वानुमान तो क्या करने के लिए? तो एस्टिमेट, तो पता लगाने के लिए कि ट्यूबरकुलोसिस से होने वाली जो डेथ है किसमें? तो यंग वंस में, एडल्ट्स में, उनका पहले ही पता लगाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो पहला इंटरनेशनल लेवल पे क्या है भाई? तो डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, हटाओ, रिकॉग्नाइज हुआ है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है? तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है कहां पे? तो रिमाउंट वेटनरी कॉर्पोरेशन कॉप सेंटर एंड कॉलेज मेरठ, यूपी में। ये उतना आने का चांसेस इसका नहीं है, ठीक है। अब देखो मिलिट्री स्कूल, अभी तक सैनिक स्कूल सबका ड्रीम होता है सैनिक स्कूल में जाने का, तो अभी तक गर्ल्स का सैनिक स्कूल नहीं था। तो इंडिया का पहला गर्ल्स का मिलिट्री स्कूल स्टार्ट होने जा रहा है कहां पे? तो राजस्थान के बीकानेर में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने का प्लान कर रही है। बिहार का भी कहीं बड़ा क्या, कहीं जंगल सफारी है, कहां है? राजगीर क्या हो सकता है, ठीक है। तो अरावली हिल्स के रीजन में जो हरियाणा गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको आप वीवीआई कर लो,
ज्यादा वी नहीं लगाया जाता है, ठीक है, एक भी हटा लिया जाए, इसको हम लोग वीवीआई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सोच भी नहीं पाइएगा कि ये इनिशिएटिव हरियाणा सरकार का है, आप हो सकता है राजस्थान मार सकते हैं, ठीक है। तो अरावली हिल्स के पास एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनने वाला है या बनना इनिशिएट हो चुका है, ठीक है, कहां पे, तो अरावली हिल्स में, ठीक है। अब देखो गुजरात पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है, उत्तर प्रदेश और तीसरा बन गया है अब गुजरात। किस चीज में, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कुछ याद आ रहा है, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा कोई अगर रजिस्ट्रेटेड इन्वेस्टर है तो वो कहां का है, तो महाराष्ट्र का है। उसके बाद सेकंड नंबर में कौन है, तो उत्तर प्रदेश के हैं, और जो थर्ड में नया ऐड हुआ है वो गुजरात के इन्वेस्टर्स ऐड हो गए हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। कहा गया, ठीक है, ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स या इन्वेस्टर्स हम लोग बोल सकते हैं। अब आइए, अब ये इनिशिएटिव है इंदौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इंदौर यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर घर के आगे एक एड्रेस का क्यूआर कोड होगा, एक हर घर के आगे एक क्यूआर कोड होगा जिनमें उस घर के बारे में क्या होल्डिंग नंबर है, क्या घर का नंबर है, बाकी डिटेल्स उस पे पता होगा। और ये क्यूआर होगा ताकि लोग आसानी से, बाकी लोग नॉर्मल लोग ना पढ़ पाए, लेकिन जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो उसको पढ़ पाए। ठीक है, हरियाणा में जो अरावली हिल्स का रीजन है वो मानेसर वाला रीजन है, जो अरावली बेस्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मानेसर हरियाणा वाला जो रीजन है वो अरावली बेस्ड है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब जो हिंदी वाले होंगे इसको नगर निगम भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अपना है कि जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने 5 जुलाई को देश का पहला नेशनल लेवल का कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, जिसको त्रिभुवन के नाम से, त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा, उसको कहा, गुजरात में एस्टैब्लिश किया है। आनंद, आनंद जगह से याद आएगा आपको सुधा मिल्क, ठीक है, बस कनेक्ट करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सुधा मिल्क का कुछ रिलेशन इस टॉपिक से है। ओके, अब देखिए जो रिलायंस का जियो है, अब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाईफाई जो अपने घर पे, या तो वाईफाई किसका लगाता है, एयरटेल का, जियो का, या फिर कोई लोकल जो आता है उसका हम लोग वाईफाई लगाते हैं अपने यहाँ। तो अब सबसे पहले जो था वो अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था टी मोबाइल। कहा गया टी मोबाइल, हाँ, अमेरिका की जो कंपनी थी टी मोबाइल, इसको सरपास करके और ग्लोबल सब्सक्राइबर के बेसिस पे अब जो अपना रिलायंस है वो अब टॉप पे है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है
क्या बन गया है ये? तो वाईफाई प्रोवाइडर, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस, ठीक है, प्रोवाइडर बन गया है कौन? तो जियो, ठीक है। अब देखिए, अब सेम ये जो हैदराबाद, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि जो हैदराबाद बेस्ड एक आनंद टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, ये पहला प्राइवेट इंडियन कंपनी बन गया है, ठीक है, बन गया है क्या करने के लिए? तो टू प्रोवाइड सैटेलाइट कैपेसिटी अप टू 100 Gbps अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, सॉरी, टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज यूजिंग अ डोमेस्टिकली बिल्ड 4 टन का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू, जो कि ज्यादा प्रोवाइड करेगा डेटा, कितना? तो 100 GB पर सेकेंड के स्पीड से, ओके। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3 ऑफ EduX डिजिटल करंट अफेयर्स सीरीज। थैंक यू।